तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोंग का नाम की इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में, जो कि 2000 की एक हिट मूवीज़ में से एक है। दोस्तों ये एक तरह से फैंटेसी म्यूजिक मूवी है जिसकी लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 56 मिनट टोटल इस मूवी की लेंथ देखने को मिली है। और इंडिया के अंदर भी इसे रिलीज़ किया गया था, तो क्या परफॉर्मेंस रही इसकी, टीवी राइट, सैटेलाइट राइट, साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग के बारे में और क्या स्टोरी आपको देखने को मिली, सारे कुछ अपडेट मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। वोका 2023 की एक म्यूजिकल फंतासी फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल किंग ने किया है, जिन्होंने किंग की कहानी पर आधारित साइमन फर्नाबी के साथ पटकथा लिखी थी। यह रोनाल्ड डाहल के 1964 के उपन्यास चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के एक पात्र विली वोका की मूल कहानी बताता है, जिसमें एक चॉकलेट निर्माता के रूप में उनके शुरुआती दिनों को दर्शाया गया है। 6 फिल्म में टिमोथी चालमेट शीर्षक चरित्र के रूप में हैं, जिसमें कैलाह लेन, कीगन माइकल की, पैटरसन जोसेफ, मैट लुकास, मैथ्यू बेंटन, सैली हॉकिंस, रोवन एटकिंसन, जी मकार्टर, ओलिविया कोलमैन और ह्यू ग्रांट जैसे कलाकार शामिल हैं। विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री 1971 और चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री 2005 के बाद यह डाहल के उपन्यास पर आधारित तीसरी लाइव एक्शन फिल्म है। विकास तब शुरू हुआ जब वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने अक्टूबर 2016 में चरित्र के अधिकार पुनः प्राप्त कर लिए और घोषणा की कि फिल्म एक मूल कहानी होगी। हालांकि यह एक स्टैंडअलोन कहानी बताता है जिसका पूर्व रूपांतरणों से कोई संबंध नहीं है। किंग ने ओम्पा लूम्पास के कुछ संगीत, विषयगत तत्वों और दृश्य डिजाइन को दोहराकर वोका को 1971 की फिल्म के साथी टुकड़े के रूप में विकसित किया। 7 मई 2021 में चालमेट को वोका का किरदार निभाने की पुष्टि की गई और उसी वर्ष सितंबर में सहायक कलाकारों की घोषणा की गई। सितंबर में यूनाइटेड किंगडम में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो, लीव्सडेन, वॉटफोर्ड में, साथ ही ऑक्सफोर्ड, लाइम रेजिस, बाथ, सेंट एल्बंस और क्रॉफ्टन पार्क, लंदन में रिवोली बॉलरूम में फिल्मांकन शुरू हुआ। 8 फिल्म के मूल गाने नील हैनन द्वारा लिखे गए थे और इसका मूल स्कोर जॉबी टैलबोट द्वारा लिखा गया था। वोका का प्रीमियर लंदन में रॉयल फेस्टिवल हॉल, साउथ बैंक सेंटर में 28 नवंबर 2023 को हुआ। इसे यूनाइटेड किंगडम में 8 दिसंबर को और संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 दिसंबर को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। इसे आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने $125 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $573 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो 2023 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसे उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन मिला और चालमेट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। कथानक: विली वोंका एक महत्वाकांक्षी जादूगर, आविष्कारक और चॉकलेट निर्माता गैलेरीज गॉरमेट में अपनी चॉकलेट की दुकान स्थापित करने के लिए यूरोप आता है। अपनी अल्प बचत से जलते हुए उसे अपने गुर्गे ब्लीचर द्वारा श्रीमती स्क्रबिट के बोर्डिंग हाउस में रहने के लिए मजबूर किया जाता है और अनाथ नूडल की बढ़िया प्रिंट के बारे में चेतावनी के बावजूद एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है क्योंकि वह अनपढ़ है। उन्हें भुगतान करने के लिए वोका ने होवरचॉक्स पेश किया, चॉकलेट जो लोगों को उड़ने पर मजबूर कर देती है। उसे 3 वनवी चॉकलेट विक्रेताओं के मजाक का सामना करना पड़ता है, जो पुलिस प्रमुख को चॉकलेट स्टोर के बिना बेचने पर उसकी कमाई जब्त करने के लिए कहते हैं। अनुबंध द्वारा उस पर लगाई गई अत्यधिक फीस का भुगतान करने में असमर्थ वोंका को पकड़ लिया जाता है और वह नूडल सहित 5 अन्य बंदियों के साथ श्रीमती स्क्रबिट के लिए लॉन्ड्रेट में काम करना शुरू कर देता है। प्रतिद्वंद्वी चॉकलेट व्यवसायियों से जुड़ी चॉकलेट कार्टेल साजिश के बारे में जानकर वह नूडल की मदद से भाग निकलता है
जबकि वह उसे जीवन भर चॉकलेट देने का वादा करता है, वह उसे पढ़ना सिखाने का वादा करती है। कार्टेल चॉकलेट के लिए चीफ की कमजोरी का फायदा उठाकर वोका को शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है। वोका नूडल को बताता है कि चॉकलेट के प्रति उसकी रुचि उसकी दिवंगत मां की वजह से है। फिर वोंका ने एक रहस्यमय नारंगी आदमी द्वारा उसकी चॉकलेट की चोरी का उल्लेख किया जो वर्षों से उन्हें चुरा रहा था। अपनी सिग्नेचर चॉकलेट बनाने के लिए वोंका और नूडल जिराफ अबीगैल को दूध पिलाने के लिए स्थानीय चिड़ियाघर की यात्रा करते हैं। अन्य लॉन्ड्रेट श्रमिकों के साथ वे स्क्रबिट और चीफ से बचने के लिए शहर के नीचे सुरंगों का उपयोग करते हुए अपने कर्ज को कम करने के लिए चॉकलेट बेचने के अभियान पर निकलते हैं। लॉफ्टी नाम के एक ओम्पा लूम्पा को चोर के रूप में उजागर करते हुए वोका को पता चलता है कि ओम्पा लूम्पा उन कोको बीन्स के लिए प्रतिशोध चाहता है जो वोका ने वर्षों पहले लॉफ्टी की निगरानी में लूम्पालैंड से ली थी। बुलंद वोका को धोखा देकर भाग जाता है। चॉकलेट बेचने से जुटाए गए धन का उपयोग करके लॉन्ड्रेट कर्मचारी वोका का ड्रीम चॉकलेट स्टोर खोलते हैं। चीफ और चॉकलेट कार्टेल अब उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ है क्योंकि उसके पास एक वैध दुकान है। उसे स्क्रबिट के सामने उजागर करते हैं। अपनी चॉकलेट में यति का पसीना मिलाकर स्क्रबिट ग्राहकों के बीच अराजकता फैलाता है जिससे वोका का स्टोर नष्ट हो जाता है। वोका हर किसी का कर्ज चुकाने के लिए जहाज से शहर छोड़ने के कार्टेल के प्रस्ताव पर सहमत हो जाता है। नूडल को छोड़कर सभी श्रमिकों को लॉन्ड्रेट से मुक्त कर दिया गया है। कार्टेल नेता स्लगवर्थ स्क्रबिट को अनिश्चित काल तक वहां रखने के लिए भुगतान करता है। वोंका ने निष्कर्ष निकाला कि नूडल स्लगवर्थ की भतीजी है। इससे पहले कि वह और लॉफ्टी उस नाव से कूदने के लिए मजबूर हो जाएं जिसमें विस्फोट होने की आशंका है। समूह की मदद से नूडल को बचाने के बाद वे कार्टेल की आपत्तिजनक खाता बही प्राप्त करने की रणनीति तैयार करते हैं। अबीगैल की व्याकुलता का फायदा उठाते हुए वोका और नूडल कार्टेल के बेस में घुसपैठ करते हैं जहां उनका कार्टेल से सामना होता है और वे लगभग चॉकलेट में डूब जाते हैं। स्लगवर्थ ने खुलासा किया कि उसने पारिवारिक भाग्य पर अपना दावा खत्म करने के लिए नूडल को, जिसके बारे में उसकी मां डोरोथी को मृत बताया गया था, स्क्रबिट के पास भेजा था। वोंका लॉफ्टी को उन्हें बचाने में सक्षम बनाता है और अधिकारियों और जनता के सामने कार्टेल के कुकर्मों का खुलासा करता है। वे कार्टेल के चॉकलेट रिजर्व को वोंका की अनूठी सामग्री से युक्त एक फव्वारे के माध्यम से जारी करते हैं जिससे कार्टेल का उद्यम बर्बाद हो जाता है। कार्टेल का पतन हो जाता है और पुलिस प्रमुख को गिरफ्तार कर लेती है। भीड़ वोंका के चॉकलेट फाउंटेन का स्वाद चखने का आनंद लेती है और वोंका अपनी मां द्वारा दी गई आखिरी चॉकलेट बार खोलता है और एक संदेश के साथ एक सुनहरा कागज खोजता है जिसमें लिखा होता है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसके साथ चॉकलेट साझा करते हैं। वह नूडल को उसकी मां से मिलाने में सहायता करता है, लॉफ्टी के साथ अपना कर्ज चुकाता है और लॉफ्टी को चखने व आले शेफ के रूप में अपने कारखाने का निर्माण शुरू करने के लिए एक परित्यक्त महल का अधिग्रहण करता है। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में वोका के दोस्त अपने पुराने जीवन में लौट आते हैं क्योंकि स्क्रबिट और ब्लीचर को वोका की दुकान में तोड़फोड़ करने के सबूत मिटाने के उनके प्रयास के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। कास्ट करें। यह भी देखें चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री के पात्रों की सूची। 2017 में 67वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में टिमोथी चालमेट नीली पृष्ठभूमि के सामने खड़े थे। टिमोथी चालमेट ने फिल्म में शीर्षक चरित्र को चित्रित किया। विली वोंका के रूप में टिमोथी चालमेट एक महत्वाकांक्षी जादूगर, आविष्कारक और चॉकलेट निर्माता जिसका अपनी खुद की चॉकलेट की दुकान खोलने का कठिन सपना था। 9 युवा विली वोंका के रूप में कॉलिन ओब्रायन। 9
नूडल के रूप में कैला लेन, एक अनाथ लड़की जो विली की सहायक बन जाती है। 10 कीगन माइकल की एक अनाम चॉकलेट आदि पुलिस प्रमुख के रूप में जो चॉकलेट कार्टेल के साथ मिला हुआ है। 10 पीटरसन जोसेफ आर्थर स्लगवर्थ के रूप में एक भ्रष्ट व्यवसायी और चॉकलेट कार्टेल के नेता। 10 गेरार्ड प्रोडनोस के रूप में मैट लुकास, एक भ्रष्ट व्यवसायी और चॉकलेट कार्टेल का सदस्य। 10 फेलिक्स फिकेलग्रुबर, एक भ्रष्ट व्यवसायी और चॉकलेट कार्टेल के सदस्य के रूप में मैथ्यू बेयंटन। 10 श्रीमती वोंका के रूप में सैली हॉकिंस, विली वोंका की दिवंगत मानव। रोवन एटकिंसन फादर जूलियस के रूप में चॉकलेट कार्टेल के साथ लीग में एक भ्रष्ट चॉकलेट आदि पुजारी। 10 अबेकस क्रंच के रूप में जिम कार्टर। 10 जो पहले स्लगवर्थ के लिए अकाउंटेंट के रूप में काम करने के बाद वोका को चॉकलेट कार्टेल के अस्तित्व के बारे में बताता है। पाइपर बेंच के रूप में नताशा रोथवेल। 10 श्रीमती स्क्रबिट के रूप में ओलिविया कोलमैन। 10 ह्यू ग्रांट लॉफ्टी के रूप में एक ओम्पा लूम्पा जो अंततः वोका का सहयोगी बन जाता है। 11 लैरी चकलेस्वर्थ के रूप में रिच फुलचर। 10 लोटी बेल के रूप में राखी ठकरार। 10 ब्लीचर के रूप में टॉम डेविस। 10 मिलनसार अधिकारी के रूप में कोबना होल्डब्रुक स्मिथ। 12-13 तुलसी के रूप में साइमन फार्नबी। 9 बारबरा के रूप में चार्लोट रिची। ग्वेनी के रूप में एली वाइट। 9 मिस बॉन बॉन स्लगवर्थ की सचिव के रूप में फ्रेया पार्कर। काउंटेस के रूप में सोफी विंकलमैन। जहाज के कप्तान के रूप में मरे मैकार्थर। 14 डोरोथी स्मिथ नूडल की मां के रूप में ट्रेसी इफेचोर। 15 फल और सब्जी विक्रेता के रूप में इस्सी सुट्टी। 16 कॉलिन के रूप में फिल वांग। 17 एक भयावह जहाज कप्तान के रूप में टिम फिट्जहिगम। 18 उत्पादन विकास अक्टूबर 2016 में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने रोनाल्ड डाहल की संपत्ति से चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री 1964 के चरित्र विली वोंका के अधिकार पुनः प्राप्त कर लिए, जिसमें निर्माता डेविड हेमैन और माइकल सीगल की एक फिल्म का विकास चल रहा था। 19 परियोजना की घोषणा को ज्यादातर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली क्योंकि यह जीन वाइल्डर की मृत्यु के 2 महीने से भी कम समय बाद आई, जिन्होंने 1971 के फिल्म रूपांतरण में विली वोंका की भूमिका निभाई थी। 20 अगले महीने हेमैन ने खुलासा किया कि यह परियोजना पुस्तक का तीसरा सीधा रूपांतरण नहीं होगी। उन्होंने 2 फिल्में बनाई हैं जो काफी अलग है, लेकिन यह संभवतः एक मूल कहानी है। हम अभी शुरुआती चरण में हैं। यह साइमन रिच नामक लेखक के साथ काम करना जो अद्भुत है। 21 फरवरी 2018 में यह घोषणा की गई कि पॉल किंग निर्देशन के लिए बातचीत कर रहे हैं। 22-23 उस वर्ष यह पता चला कि यह फिल्म चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की घटनाओं का प्रीक्वल होगी। 24 किंग पुस्तक और 1971 फिल्म रूपांतरण दोनों के प्रशंसक के रूप में बड़े हुए और एक वयस्क के रूप में टिम बर्टन के 2005 रूपांतरण का आनंद लिया। 25 में थोड़ा घबरा गया था क्योंकि मूल कहानियां हमेशा आवश्यक नहीं लगती और मुझे पता था कि यह इतनी प्रिय संपत्ति है, उन्होंने कहा। 26 हेमैन द्वारा निर्देशन के लिए संपर्क किए जान ए के बाद किंग को डाहल की किताब को दोबारा देखने की इच्छा महसूस हुई और वह आश्चर्यचकित रह गए। मुझे एहसास हुआ कि यह एक अद्भुत भावनात्मक कृति भी है। मैं वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, या शायद मैं भूल गया था कि यह कितना अविश्वसनीय रूप से मार्मिक है। यह है बेचारा छोटा चार्ली बहुत कष्ट सहता है और आप उसके लिए इतना समर्थन कर रहे हैं। इसके अंत में मैंने खुद को आंसुओं में डूबा हुआ पाया। 27 निर्देशक के रूप में किंग की नियुक्ति, साथ ही परियोजना का शीर्षक वोंका की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी।
28 किंग चाहते थे कि यह फिल्म किताब और 1971 के फिल्म रूपांतरण दोनों का प्रीक्वल हो। इस प्रकार उन्होंने इसे कहानी की घटनाओं से 25 वर्ष पहले स्थापित करने का निर्णय लिया। 29 उन्होंने डाहल एस्टेट, विशेष रूप से निर्माता ल्यूक केली, जो डाहल के पोते हैं, के साथ मिलकर काम किया। 30 सहायक पात्रों का निर्माण करते हुए किंग डाहल की कई अन्य कहानियों से प्रेरित थे। खलनायकों की तिकड़ी, चॉकलेट कार्टेल ने डाहल के फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स से बोगिस, बंस और बीन से प्रेरणा ली और श्रीमती स्क्रबिट का चरित्र डा लकी लघु कहानी द लैंडलेडी से प्रेरित था। 26 किंग ने अपने पैडिंगटन 2017 के सहयोगी साइमन फनाबी के साथ जेफ नाथनसन, साइमन रिच और साइमन स्टीफेंसन की अतिरिक्त सामग्री के साथ पटकथा विकसित की। 31-32 कास्टिंग किंग के परियोजना में शामिल होने के बाद टिमोथी चालमेट और टॉम हॉलैंड शीर्षक भूमिका के लिए सबसे आगे थे। 33 इस भूमिका के लिए पहले डोनाल्ड ग्लोवर, रयान गोसलिंग और एज़रा मिलर पर विचार किया गया था। 34 पॉल किंग के अनुसार हम सही व्यक्ति की तलाश में बहुत खुले थे, लेकिन मेरे लिए यह वास्तव में एक की सूची थी। किंग कॉल मी बाय योर नेम 2017 और लेडी बर्ड 2017 में चालमेट के प्रदर्शन से प्रभावित थे। 27 किंग ने यूट्यूब पर अभिनेता के हाई स्कूल प्रदर्शन को देखने के बाद बिना किसी ऑडिशन के भूमिका की पेशकश की, जिससे उनकी गायन और नृत्य कौशल साबित हुई। 35 चालमेट पिछली दोनों वोका फिल्मों के प्रशंसक के रूप में बड़े हुए थे और इस किरदार को वाइल्डर और जॉनी डेप से अलग तरीके से चित्रित करना चाहते थे। यह उस विली वोका के बिल्कुल विपरीत था जिसकी आंखों में एक विक्षिप्त भाव था जिसे हम सभी देखते हैं। पता है उस किरदार की शुरुआत कैसे हुई होगी, एक ऐसी जगह पर पहुंचना जहां वह अभी भी बच्चों जैसा है लेकिन एक तरह से टूटा हुआ है। 36 किंग ने चालमेट के वोका की तुलना चार्ली चैपलिन के एक मासूम चरित्र से की, जो लगभग पहली बार इस दुनिया में आने वाले आप्रवासी आवारा व्यक्ति की तरह है। चमकदार आंखें और झाड़ीदार पूंछ वाला और पूरी तरह से भोला इस बच्चे जैसे आश्चर्य के साथ, लेकिन सड़क का कोई नहीं स्मार्टनेस जिसे वह अगले 25 वर्षों में विकसित करने जा रहा है। 29 चालमेट को आधिकारिक तौर पर मई 2021 में चुना गया था और उनकी भागीदारी के लिए उन्हें $9 मिलियन का भुगतान किया गया था। 37-38 सितंबर 2021 में यह घोषणा की गई कि कीगन माइकल की, सैली हॉकिंस, रोवन एटकिंसन, ओलिविया कोलमैन और जिम कार्टर कलाकारों में सबसे नए जोड़े गए थे। साथ ही फानबी ने भी एक भूमिका तय की थी। 39-40 फिल्मांकन प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई। 41 सिनेमेटोग्राफर के रूप में सीमस मैकगर्वे, प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में नाथन क्रॉली, फिल्म एडिटर के रूप में मार्क एवर्सन और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में लिंडी हेमिंग। 40 फिल्मांकन ऐतिहासिक लाइम रेजिस और बाथ में हुआ। 43-44-45 वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो, वॉटफोर्ड में लीव्सडेन, 46-47 और ब्रॉकली, लंदन में रिवोली बॉलरूम में। 1948 दिसंबर तक मैकगार्वे सिनेमेटोग्राफर के पद से हट गए और उनकी जगह चुंग चुंग हुन ने ले ली। 49 अतिरिक्त दृश्य दिसंबर और फरवरी में ऑक्सफोर्ड में शूट किए गए। 50-51 विशेष प्रभाव वोका के विशेष प्रभाव फ्रेमस्टोर, लिडार लाउंज, लाइफकास्ट और स्नो बिजनेस इंटरनेशनल द्वारा बनाए गए थे। संगीत और साउंड ट्रैक मुख्य लेख वोका साउंड ट्रैक डिवाइन कॉमेडी के मुख्य गायक नील हैनन ने फिल्म के मूल गीत लिखे। 40 और स्कोर जॉबी टैलबोट द्वारा तैयार किया गया था। 52 मूल गीतों और स्कोर के साथ साउंड ट्रैक 8 दिसंबर 2023 को वाटर टावर म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था। 53-54 रिलीज
वोंका की 24 अक्टूबर 2023 को शोइस्ट में और 19 नवंबर को नेवल सपोर्ट एक्टिविटी हैम्पटन रोड्स के सभागार में विशेष स्क्रीनिंग की गई। 55-56-20 नवंबर को फिल्म का टोक्यो में एक विशेष प्रीमियर हुआ, जिसमें रेड कारपेट पर लोग शामिल हुए। निर्देशक पॉल किंग, निर्माता डेविड हेमैन और एलेक्जेंड्रा डर्बीशायर, और सितारे टिमोथी चालमेट और ह्यू ग्रांट द्वारा। फिल्म का विश्व प्रीमियर लंदन में रॉयल फेस्टिवल हॉल, साउथ बैंक सेंटर में 28 नवंबर 2023 को हुआ था। 57 और 8 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड किंगडम में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 58 इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 15 दिसंबर 2023 को पारंपरिक थिएटरों और डॉल्बी सिनेमा और आईमैक्स दोनों में। 59 मूल रूप से इसे 17 मार्च 2023 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। 28-60 मार्केटिंग। वोंका के लिए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स का अभियान 10 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ, जब चालमेट ने विली वोंका की पोशाक में अपनी एक तस्वीर साझा की। छवि को चालमेट के इंस्टाग्राम पर सस्पेंस भयानक है, मुझे उम्मीद है कि यह बना रहेगा शीर्षक के साथ पोस्ट किया गया था, जो 1971 की फिल्म विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का संदर्भ था, जिसमें शीर्षक चरित्र के रूप में जीन वाइल्डर थे। 61-62 यह स्वयं ऑस्कर वाइल्ड के 1895 के नाटक द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का एक उद्धरण है। 63 द गार्जियन ने नोट किया कि छवि को ऑनलाइन मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। 64 रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो इसकी रिलीजिंग डेट हमें तकरीबन 24 अक्टूबर 2023 को सो एस के अंदर इसे रिलीज़ किया गया था और इसके बाद इसे 8 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड किंगडम में और इसी के साथ 15 से दिसंबर 2023 को इसे तकरीबन रिलीज़ कर दिया गया था यूनाइटेड स्टेट के अंदर। और इंडिया के अंदर भी रिलीजिंग डेट ये सेम ही थी। इसकी लेंथ की बात की जाए तो 116 मिनट टोटल मूवी की लेंथ है। रेटिंग की बात की जाए तो 7.1 की IMDb पर इसकी रेटिंग है और 86% है टमेटोज यूजर्स ने इसे पसंद किया, यानी बहुत बढ़िया रेटिंग है। मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट 125 मिलियन था और मूवी ने जो कलेक्शन किया है टोटल मिलाकर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है तकरीबन वो 535 मिलियन तकरीबन पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बाकी टीवी राइट भी एक तरह से बिके हैं, प्राइम वीडियो ने इसके राइट्स खरीदे हैं, तो आप इसे प्राइम वीडियो और एक तरह से प्ले मूवीज़ यूट्यूब पर आप रेंट पर लेकर इसे देख पाओगे। तो इसके बारे में आपको सारी कुछ जानकारी मैंने बता ही दी है, अब थोड़ी और डिटेल आगे मैं आपको बताता हूँ। पॉल किंग एक अमेरिकी मूल के ब्रिटिश लेखक और निर्देशक है। वह टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर में काम करते हैं और कॉमेडी में माहिर हैं। उन्होंने BBC असली कॉमेडी श्रृंखला द माइटी बूश 2004-2007 के सभी 20 एपिसोड का निर्देशन किया और 2005 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। पारिवारिक कॉमेडी फिल्म पैडिंगटन 2014 और इसके 2017 सीक्वल में उनके काम ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार नामांकन दिलाया। 2023 में उन्होंने वोका का निर्देशन और सह-लेखन किया, एक फिल्म जो रोनाल्ड डाहल के उपन्यास चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की प्रीक्वल के रूप में काम करती है, जो विली वोंका की उत्पत्ति की खोज करती है। कैरियर। किंग ने 1999 में सेंट कैथरीन कॉलेज, कैम्ब्रिज से अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक कैम्ब्रिज में रहते हुए उनकी मुलाकात रिचर्ड अयोडे, मैथ्यू होलनेस और एलिस लोव से हुई और उन्होंने गर्थ मारेंगी में एडिनबर्ग महोत्सव में उन्हें निर्देशित किया। एस फ्रेट नाइट 2000 में पेरियर पुरस्कार के लिए नामांकित और नेदरहेड पेरियर पुरस्कार विजेता 2001। किंग ने बाद के टीवी प्रसारण गर्थ मारेंगी के डार्क प्लेस चैनल 4 के लिए 6 भाग की श्रृंखला में एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में काम किया। 2002 में किंग ने नोएल फील्डिंग के एडिनबर्ग फेस्टिवल शो
वुडू हेजहोग के निर्देशन के लिए एक और पेरियर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। किंग बीबीसी के द माइटी बूश के निदेशक भी हैं। उन्होंने सभी 3 श्रृंखलाओं का निर्देशन किया है। 2005 में सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक के रूप में बाफ्टा नामांकन अर्जित किया है। साथ ही 2006 और 2008 में उनके लाइव टूर शो भी किए हैं। किंग को मूल रूप से पायलट के निदेशक स्टीव के बाद लाया गया था। बेंडेलेक पहली श्रृंखला का निर्देशन करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने मैट लुकास और डेविड वॉलियम्स की 2011 एयरपोर्ट मॉक्यूमेंट्री कम फ्लाई विद मी का भी निर्देशन किया। बनी एंड द बुल, जिसे किंग ने लिखा और निर्देशित किया था, 2009 में रिलीज हुई थी। फिल्म में साइमन फनाबी और एडवर्ड हॉग ने अभिनय किया है, जिसमें नोएल फील्डिंग, रिचर्ड आयोडे और जूलियन बैरेट ने कैमियो किया है। 4 किंग की अनुवर्ती विशेषता पुस्तक टू स्क्रीन रूपांतरण पैडिंगटन 2014 थी, जिसे उन्होंने हामिश मैककॉल के साथ निर्देशित और सह-लिखित किया था। 5-6 फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 7-8 सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित पटकथा के लिए बाफ्टा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार फिल्म के निर्माता डेविड हेमैन के साथ साझा, दोनों के लिए किंग नामांकन अर्जित किया। 9 पैडिंगटन के सकारात्मक स्वागत के परिणामस्वरूप अगली कड़ी को हरी झंडी मिल गई। किंग पैडिंगटन 2017 का निर्देशन और लेखन करने के लिए लौट आए। यह फिल्म यूके में 10 नवंबर 2017 को 10 और अमेरिका में 12 जनवरी 2018 को रिलीज हुई थी। 11 इसे 2018 बाफ्टा अवार्ड्स में 3 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित पटकथा शामिल थी, और यह कई सूचियों में दिखाई दी। वर्ष और 2010 के दशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से 12 2023 में किंग ने वोका का निर्देशन और सह-लेखन किया, एक फिल्म जो रोनाल्ड डाहल के उपन्यास चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के प्रीक्वल के रूप में काम करती है, जो विली वोका की उत्पत्ति की खोज करती है। 13 फिल्म की 5 सितारा समीक्षा में द टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन लिखते हैं, किंग्स वोका एक व्यंग्यपूर्ण किक के साथ अतियथार्थवादी पलायन की उसी ब्रिटिश परंपरा में खुद को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। बुश के आने से बहुत पहले नॉट द 9 o'clock न्यूज़, जिसका प्रसिद्ध गोरिल्ला मजाक एक प्रकार का कैमियो बनाता है, फिर पाइथॉन्स और उन सभी से पहले द गून शो, जिसमें से वोका अक्सर एक फीचर लेंथ एपिसोड की तरह महसूस होता है। 14 फिल्मोग्राफी पतली परत साइमन फनाबी, जन्म 2 अप्रैल 1973, एक अंग्रेजी अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक है। उन्हें देम देयर कलेक्टिव के साथ उनके काम के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने हॉरिबल हिस्ट्रीज, यॉन्डरलैंड और घोस्ट सहित प्रस्तुतियों में लिखा और अभिनय किया है। फार्नबी ने पैडिंगटन 2 के सह-लेखन के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा और सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म दोनों के लिए बाफ्टा नामांकन अर्जित किया। एक और यादगार टीवी क्षण के लिए 2023 टेलीविजन बाफ्टा का विजेता था। 2023 में उन्होंने वोका में सह-लेखन किया और अभिनय किया, एक फिल्म जो रोनाल्ड डाहल के उपन्यास चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की प्रीक्वल के रूप में काम करती है, जिसमें विली वोका की उत्पत्ति की खोज की गई है। प्रारंभिक जीवन फार्नबी का जन्म 2 अप्रैल 1973 को डार्लिंगटन, काउंटी डरहम में हुआ था। 3 और उन्होंने रिचमंड स्कूल, उत्तरी यॉर्कशायर में पढ़ाई की। कैरियर टेलीविजन कार्य फार्नबी लंबे समय से द माइटी बूश के सहायक कलाकारों के सदस्य थे। 4-5 उनकी श्रृंखला में दोनों भूमिकाएं थी और अर्ध स्पिन-ऑफ फिल्म बन्नी एंड द बुल में सह-अभिनीत थी। 6 अन्य उल्लेखनीय टेलीविजन कार्यों में सिटकॉम जैम एंड जेरूसलम में एक आवर्ती भूमिका,
7 और द मिडनाइट बीस्ट की टीवी श्रृंखला में सन की पड़ोसी स्लोमन के रूप में सह अभिनीत शामिल है। 4 इससे पहले 1990 के दशक में कोरोनेशन स्ट्रीट के एक एपिसोड में उनकी बहुत संक्षिप्त भूमिका थी। 7 फार्नबी ने 2013 में रिचर्ड थ्री द किंग इन द कार पार्क 8 सहित कई तथ्यात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जो अंतिम प्लांटेजेनेट राजा के अवशेषों की खोज और पहचान का पता लगाते हैं। 2014 चैनल 4 डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला जिसका शीर्षक मैन वर्सेस वियर है, जिसमें उन्होंने अलौकिक क्षमताओं का दावा करने वाले लोगों की जांच करते हुए दुनिया भर की यात्रा की। 9 और ईस्ट यॉर्कशायर मोटर सर्विसेज के बाद ऑन द यॉर्कशायर बसेस नामक चैनल 5 डॉक्यू सीरीज के कथावाचक के रूप में। 10 जून 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की प्लेटिनम जयंती के लिए पैलेस में प्लेटिनम पार्टी के हिस्से के रूप में प्रसारित एक लघु फिल्म के लिए फर्नाबी ने यादगार टीवी पल के लिए 2023 में टीवी बाफ्टा स्वीकार किया, जिसमें फर्नाबी ने एक बटलर की भूमिका निभाई। 2 उन्हें वहाँ एलआर 2011 चिल्ड्रन बाफ्टा में साइमन फर्नाबी, मार्था होवे डगलस, मैथ्यू बेंटन, लॉरेंस रिकार्ड, बेन विलबॉन्ड और जिम हॉविक। मुख्य लेख उन्हें वहाँ। उन्होंने 6 लेखकों और अभिनेताओं के समूह देम देयर के साथ भी बड़े पैमाने पर काम किया है, जिन्होंने सीबीबीसी लाइव एक्शन श्रृंखला हॉरिबल हिस्ट्रीज के कलाकारों के प्रमुख सदस्यों के रूप में शुरुआत की थी, जहां वह कैलिगुला और डेथ जैसे अपने लीक से हटकर किरदारों के लिए जाने जाते थे। फार्नबी ने 5 अन्य सामूहिक सदस्यों के साथ यॉन्डरलैंड 2013-16 में सह निर्माण, लेखन और अभिनय किया। 11 जिसे स्काई वन पर 3 श्रृंखलाओं के लिए प्रसारित किया गया था। फार्नबी की मंडली के साथ एक फिल्म के निर्माण में उनकी पहली बड़ी भागीदारी 2015 की ऐतिहासिक कॉमेडी फिल्म बिल पर थी, जो विलियम शेक्सपियर के प्रारंभिक जीवन पर आधारित थी। 12-13 इसके बाद उसी समूह ने बीबीसी शो घोस्ट का निर्माण किया, जो टीम द्वारा इसे बंद करने का निर्णय लेने से पहले 5 सीजन तक चला। 14 फार्नबी ने काल्पनिक रूढ़िवादी राजनीतिज्ञ भूत जूलियन फॉसेट की भूमिका निभाई। 15 जो हमेशा बिना पतलून के दिखाई देता था। 7 पुस्तकें पत्रकार स्कॉट मरे के साथ 2011 में फार्नबी ने द फैंटम ऑफ द ओपन का सह लेखन किया, जो मॉरिस फ्लिटक्रॉफ्ट की जीवनी है, जो एक भावी पेशेवर गोल्फर था, जिसके ओपन चैंपियनशिप के लिए अर्हता प्राप्त करने के असफल प्रयासों के कारण उसे दुनिया का सबसे खराब गोल्फर कहा गया। 16-17 उनका पहला बच्चों का उपन्यास द विजार्ड इन माई शेड 2020 में प्रकाशित हुआ था। 18 और इसके बाद वॉरियर इन माई वार्डरोब मोर मिसएडवेंचर्स विद मर्डिन द वाइल्ड नामक एक सीक्वल आया, जो 2021 में रिलीज हुआ था। 19-20 फार्नबी घोस्ट्स द बटन हाउस आर्काइव्स के सह लेखक भी थे, जो बीबीसी के लिए देम देयर टेलीविजन श्रृंखला की एक साथी पुस्तक घोस्ट्स थी, जिसे उन्होंने सह लिखा और इसमें अभिनय किया। 21-22 फिल्में पहले द माइटी बूश में दिखाई देने के बाद फार्नबी 2009 में संबंधित फिल्म बन्नी एंड द बुल में मुख्य भूमिका में थे, जहां उन्होंने उपनाम बन्नी की भूमिका निभाई थी। 6 2016 में फर्नबी ने जूलियन बैरेट के साथ माइंडहॉर्न में सह लेखन किया और एक छोटी सी अभिनय भूमिका निभाई, जो रिचर्ड थॉर्नक्रॉफ्ट बैरेट के बारे में एक कॉमेडी थी, जो एक फीका टेलीविजन अभिनेता था जो एक अपराधी के साथ बातचीत में शामिल हो गया था जो मानता है कि उसका चरित्र डिटेक्टिव माइंडहॉर्न वास्तविक है। 5 उन्होंने 2011 में गोल्फर मॉरिस फ्लिटक्रॉफ्ट के बारे में पुस्तक द फैंटम ऑफ द ओपन का सह लेखन किया और फिर 2017 में कहानी की एक फिल्म स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया, जिसके कारण 2021 में द फैंटम ऑफ द ओपन रिलीज हुई, जिसमें मार्क रेलिंस ने अभिनय किया।
इसके अलावा 2016 में फानबी की दुष्ट वन में एक एक्स विंग पायलट के रूप में एक छोटी सी ऑन स्क्रीन भूमिका थी। 23 फार्नबी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म सफलता पैडिंगटन फिल्म फ्रैंचाइजी के साथ आई। पहली फिल्म में अभिनेता के रूप में प्रदर्शित होने के बाद उन्होंने पॉल किंग के साथ पैडिंगटन 2 का सह लेखन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा और उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म के लिए 2 फिल्म बाफ्टा के लिए नामांकित किया गया था। वह सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सिनेमा पुरस्कार और 2018 में सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार के विजेता भी थे। 24 फार्नबी बाद में एक लघु फिल्म प्रसारण में पैडिंगटन बियर और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के साथ एक भाग के रूप में दिखाई दिए। जून 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की प्लैटिनम जुबली के लिए पैलेस में प्लैटिनम पार्टी, जिसने यादगार टीवी पल के लिए 2023 बाफ्टा जीता, जिसे फार्नबी ने स्वीकार कर लिया। 2 फार्नबी पॉल किंग के साथ 2023 क्रिसमस रिलीज वोका के सह लेखक हैं, जो रोनाल्ड डाहल की चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का प्रीक्वल है। 25 फार्नबी की भी एक छोटी ऑन स्क्रीन भूमिका है, जिसमें उनके देम देयर सहयोगी मैथ्यू बेंटन प्रमुख भूमिकाओं में से एक हैं और टिमोथी चालमेट ने अभिनय किया है। व्यक्तिगत जीवन फार्नबी ने अभिनेत्री क्लेयर कीलन, उनकी दूसरी पत्नी, से शादी की है, जिनसे उनकी एक बेटी है, जिसका जन्म 2014 में हुआ। 26 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ 2004 मोटे स्लैग वेंट्रिलक्विस्ट ब्लेक जंक्शन 7 तेरी लघु फिल्म 2009 बनी और बैल खरगोश 2010 बर्क और हरे विलियम वर्ड्सवर्थ 2011 महारानी मैनियस द बोल्ड 2013 सभी सितारे पंचों का सरदार 2014 पैडिंगटन बैरी 2015 बिल विभिन्न 2016 माइंडहॉर्न क्लाइव पार्नेविक लेखक भी दुष्ट एक एक्स विंग पायलट फ्रांस मॉन्सबी राजनेक लेखक और खुफिया अधिकारी। घर से बाहर किए जाने के बाद डाहल को उक्सब्रिज में आरएएफ प्रशिक्षण शिविर में तैनात किया गया था। प्रशिक्षक बनने के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास किया। 1971 मार्च 1942 के अंत में लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात उनके क्लब में वायु राज्य के अवर सचिव मेजर हेरोल्ड बाल्फोर से हुई। डाहल के युद्ध रिकॉर्ड और संवादात्मक क्षमताओं से प्रभावित होकर बाल्फोर ने उस युवक को वाशिंगटन डीसी में ब्रिटिश दूतावास में सहायक एयर अताशे के रूप में नियुक्त किया। शुरू में विरोध करने के बाद डाहल को अंततः बाल्फोर ने स्वीकार करने के लिए मना लिया और कुछ दिनों के लिए ग्लासगो से एमएस बैटरी में दाखिला लिया। बाद में वह 14 अप्रैल को कनाडा के हैलिफैक्स पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मॉन्ट्रियल के लिए स्लीपर ट्रेन ली। 72 युद्ध से जूझ रहे ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में युद्ध के समय राशन की व्यवस्था थी से आने वाले डाहल उत्तरी अमेरिका में उपलब्ध भोजन और सुविधाओं की प्रचुरता से आश्चर्यचकित थे। 73 एक सप्ताह बाद वाशिंगटन पहुंचकर डाहल ने पाया कि उन्हें अमेरिकी राजधानी का माहौल पसंद आया। उन्होंने जॉर्जटाउन में 1610 34वीं स्ट्रीट एनडब्ल्यू पर एक अन्य अताशे के साथ एक घर साझा किया, लेकिन अपनी नई पोस्टिंग में 10 दिनों के बाद डाहल ने इसे सख्त नापसंद किया। उन्हें लगा कि उन्होंने एक अत्यंत अधर्मी महत्वहीन नौकरी ले ली है। 74 उन्होंने बाद में बताया, मैं अभी युद्ध से आया था। लोग मारे जा रहे थे। मैं चारों ओर उड़ रहा था, भयानक चीजें देख रहा था। अब लगभग तुरंत मैंने खुद को युद्ध पूर्व कॉकटेल पार्टी के बीच में पाया अमेरिका में। 75
डाहल दूतावास से जुड़े ब्रिटिश एयर मिशन में अपने कार्यालय से प्रभावित नहीं थे। वह राजदूत लॉर्ड हैलिफैक्स से भी प्रभावित नहीं थे, जिनके साथ वे कभी कभी टेनिस खेलते थे और जिन्हें उन्होंने एक विनम्र अंग्रेज सज्जन के रूप में वर्णित किया था। डाहल ने टेक्सास के प्रकाशक और ऑयलमैन चार्ल्सी मार्श के साथ उनके घर 2136 आर स्ट्रीट, एनडब्ल्यू और वर्जीनिया में मार्श कंट्री एस्टेट में मेलजोल बढ़ाया। 76-77 सहायक एयर अताशे के रूप में अपने कर्तव्यों के हिस्से के रूप में डाहल को ब्रिटिश समर्थक भाषण देकर और अपनी युद्ध सेवा पर चर्चा करके कई अमेरिकियों द्वारा अभी भी रखे गए अलगाववादी विचारों को बेअसर करने में मदद करनी थी। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले दिसंबर में ही युद्ध में प्रवेश किया था। 58 इस समय डाहल की मुलाकात प्रसिद्ध ब्रिटिश उपन्यासकार C.S. फॉरेस्टर से हुई, जो ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सहायता के लिए भी काम कर रहे थे। फॉरेस्टर ब्रिटिश सूचना मंत्रालय के लिए काम करते थे और मित्र देशों के लिए प्रचार लिख रहे थे, मुख्य रूप से अमेरिकी उपभोग के लिए। 78 सैटरडे इवनिंग पोस्ट ने फॉरेस्टर से डाहल के उड़ान अनुभवों पर आधारित एक कहानी लिखने के लिए कहा था। फॉरेस्टर ने डाहल से कुछ RAF उपाख्यानों को लिखने के लिए कहा ताकि वह उन्हें एक कहानी का आकार दे सके। फॉरेस्टर ने यह पढ़ने के बाद कि डाहल ने उसे क्या दिया था, उसने कहानी को बिल्कुल वैसे ही प्रकाशित करने का निर्णय लिया जैसा डाहल ने लिखा था। 79 उन्होंने मूल रूप से लेख का शीर्षक ए पीस ऑफ केक रखा था, लेकिन पत्रिका ने इसे और अधिक नाटकीय बनाने के लिए इसे शॉट डाउन ओवर लीबिया में बदल दिया। हालांकि डाहल को गोली नहीं मारी गई थी, यह पोस्ट के 1 अगस्त 1942 अंक में प्रकाशित हुआ था। अगस्त 1942 में डाहल को फ्लाइट लेफ्टिनेंट युद्धमूल के रूप में पदोन्नत किया गया था। 80 बाद में उन्होंने ब्रिटेन के हितों को बढ़ावा देने के लिए इयान फ्लेमिंग, जिन्होंने बाद में लोकप्रिय जेम्स बॉन्ड श्रृंखला पर प्रकाशित की, और डेविड ओगिलवी जैसे अन्य प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारियों के साथ काम किया। अमेरिका में संदेश और अमेरिका फर्स्ट आंदोलन का मुकाबला। 58 इस कार्य ने डाहल को जासूसी और कनाडाई जासूस विलियम स्टीफेंसन की गतिविधियों से परिचित कराया, जिन्हें कोडनेम इंट्रेपिड से जाना जाता है। 81 युद्ध के दौरान डाहल ने वाशिंगटन से प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को खुफिया जानकारी प्रदान की। जैसा कि डाहल ने बाद में कहा, मेरा काम विंस्टन को FDR जारी रखने में मदद करना था और विंस्टन को बताना था कि बूढ़े लड़के के दिमाग में क्या था। 79 डाहल ने स्टीफेंसन और उनके संगठन, जिसे ब्रिटिश सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना जाता है, को भी खुफिया जानकारी दी, जो MI6 का हिस्सा था। 77 डाहल को एक बार ब्रिटिश दूतावास के अधिकारियों ने कथित तौर पर कदाचार के लिए ब्रिटेन वापस भेज दिया था। मुझे बड़े लोगों ने बाहर कर दिया, उन्होंने कहा। स्टीफेंसन ने तुरंत उसे विंग कमांडर रैंक पर पदोन्नति के साथ वाशिंगटन वापस भेज दिया। 82 युद्ध के अंत में डाहल ने गुप्त संगठन का कुछ इतिहास लिखा। वह और स्टीफेंसन युद्ध के बाद दशकों तक दोस्त बने रहे। 83 युद्ध की समाप्ति पर डाहल ने एक अस्थायी विंग कमांडर, मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट का पद संभाला। 1940 की दुर्घटना में उनकी चोटों की गंभीरता के कारण उन्हें आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया और अगस्त 1946 में RAF से बाहर कर दिया गया। उन्होंने स्क्वाड्रन लीडर के मूल पद के साथ सेवा छोड़ दी। 84 5 हवाई जीतों का उनका रिकॉर्ड, जो उन्हें उड़ने वाले इक्के के रूप में योग्य बनाता है, युद्ध के बाद के शोध और एक्सिस रिकॉर्ड्स में क्रॉस रेफर द्वारा पुष्टि की गई है। इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि उन्होंने 20 अप्रैल 1941 के दौरान उन जीतों से अधिक अंक प्राप्त किए, जब 22 जर्मन विमानों को मार गिराया गया था। एक कवि, पटकथा लेखक और एक युद्धकालीन योद्धा थे।
एक दो उनकी किताबों की दुनिया भर में 300 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। 3-4 डाहल को 20वीं सदी के बच्चों के लिए सबसे महान कहानीकारों में से एक कहा गया है। 5 डाहल का जन्म वेल्स में नॉर्वेजियन अप्रवासी माता पिता के घर हुआ था और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बिताया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एयर फोर्स आरएएफ में सेवा की। वह एक लड़ाकू पायलट बने और बाद में एक खुफिया अधिकारी बनकर कार्यवाहक विंग कमांडर के पद तक पहुंचे। वह 1940 के दशक में बच्चों और वयस्कों के लिए काम करके एक लेखक के रूप में प्रसिद्धि पा गए और वह दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखकों में से एक बन गए। 6-7 साहित्य में योगदान के लिए उनके पुरस्कारों में 198, 3 में लाइफ अचीवमेंट के लिए वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड और 1990 में ब्रिटिश बुक अवार्ड्स चिल्ड्रंस ऑथर ऑफ द ईयर शामिल है। 2008 में द टाइम्स ने द 50 की सूची में डाहल को 16वें स्थान पर रखा। 1945 के बाद से महानतम ब्रिटिश लेखक। 2021 में फोर्ब्स ने उन्हें शीर्ष कमाई वाली मृत सेलिब्रिटी का दर्जा दिया। 9 डाहल की लघु कथाएं उनके अप्रत्याशित अंत के लिए जानी जाती है और उनकी बच्चों की किताबें उनके असंवेदनशील, कर्कश, अक्सर गहरे हास्य मूड के लिए जानी जाती है, जिसमें बाल पात्रों के खलनायक वयस्क शत्रु शामिल होते हैं। 10-11 उनकी बच्चों की किताबें दयालु लोगों की वकालत करती हैं और अंतर्निहित गर्मजोशी भरी भावना को दर्शाती है। 12-13 बच्चों के लिए उनके कार्यों में जेम्स एंड द जाइंट पीच, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, मटिल्डा, द विट्स, फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स, द बीएफजी, द ट्विट्स, जॉर्ज मार्व, लस मेडिसिन और डैनी द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड शामिल है। वृद्ध दर्शकों के लिए उनके कार्यों में लघु कहानी संग्रह टेल्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड और द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर और 6 मोर शामिल है। प्रारंभिक जीवन। बचपन। डाहल 10 साल की उम्र में अपनी बहनों अल्फिल्ड, एल्स और एस्टा के साथ कार्डिफ 1927। रोनाल्ड डाहल का जन्म 1916 में विला मैरी, फेयरवाटर रोड, लैंडैफ, कार्डिफ, वेल्स में नॉर्वेजियन हेराल्ड डाहल 18631920 और सोफी मैग्डलीन डाहल, नी हैसलबर्ग 18851967 के घर हुआ था। 14-15 डाहल के पिता, एक धनी जहाज दलाल और स्वनिर्मित व्यक्ति, 1880 के दशक में नॉर्वे के सर्प्सबोर्ग से ब्रिटेन चले गए थे और अपनी पहली पत्नी, फ्रांसीसी महिला मैरी ब्यूरिन ग्रेसर के साथ कार्डिफ में बस गए थे। 1907 में उनकी मृत्यु से पहले उनके 2 बच्चे, एलेन मार्गुएराइट और लुइस, थे। 16 रोनाल्ड डाहल की मां वकीलों, राज्य चर्च के पुजारियों और धनी व्यापारियों और संपत्ति मालिकों के एक सुस्थापित नॉर्वेजियन परिवार से थी और ब्रिटेन चली गई। जब उन्होंने 1911 में अपने पिता से शादी की, डाहल का नाम नॉर्वेजियन ध्रुवीय खोजकर्ता रोनाल्ड अमुंडसेन के नाम पर रखा गया था। 17 उनकी पहली भाषा नॉर्वेजियन थी, जिसे वे घर पर अपने माता पिता और अपनी बहनों एस्ट्री, अल्फिल्ड और एल्स के साथ बोलते थे। बच्चों का पालन पोषण नॉर्वे के लूथरन राज्य चर्च, नॉर्वे के चर्च में हुआ और उनका बपतिस्मा नॉर्वेजियन चर्च, कार्डिफ में हुआ। 18 उनकी नानी एलेन वालेस संसद सदस्य जॉर्ज वालेस की पोती थी और 18वीं सदी के शुरुआती नॉर्वे के स्कॉटिश आप्रवासी की वंशज थी। 19 डाहल की बहन एस्ट्री की 1920 में 7 साल की उम्र में अपेंडिसाइटिस से मृत्यु हो गई, जब डाहल 3 साल के थे और कई सप्ताह बाद उनके पिता की 57 वर्ष की आयु में निमोनिया से मृत्यु हो गई। 20 उसी वर्ष बाद में उनकी सबसे छोटी बहन अस्ता का जन्म हुआ। 16 अपनी मृत्यु के बाद
हेराल्ड डाहल ने प्रोबेट के लिए 1,58,917 पाउंड 10 का मूल्यांकित संपत्ति छोड़ दी। 0D 2021 में 6,791,035 के बराबर। 21-22-23 डाहल की मां ने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए नॉर्वे लौटने के बजाय वेल्स में रहने का फैसला किया, क्योंकि उनके पति चाहते थे कि उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें, जिसे वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। 24 जब डाहल 6 साल के थे, तो उनकी मुलाकात उनके आदर्श बीट्रिक्स पॉटर से हुई, जो द टेल ऑफ पीटर रैबिट के लेखक थे, जिसमें शरारती पीटर रैबिट था, जो पहला लाइसेंस प्राप्त काल्पनिक चरित्र था। 25-26-2020 में उनकी मुलाकात को टेलीविजन द रामा फिल्म रोनाल्ड एंड बीट्रिक्स द टेल ऑफ द क्यूरियस माउस में नाटकीय रूप दिया गया। 27-28 कार्डिफ के लैंडैफ में श्रीमती प्रचेत की पूर्व मिठाई की दुकान में डाहल को समर्पित एक नीली पट्टिका है। उनकी आत्मकथा बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड उस शरारत को याद करती है जो उन्होंने और उनके दोस्तों ने गॉबस्टॉपर्स के जार में उसके साथ किया था। 29 डाहल ने सबसे पहले द कैथेड्रल स्कूल लैंडैफ में दाखिला लिया। 8 साल की उम्र में उन्हें और उनके 4 दोस्तों को स्थानीय मिठाई की दुकान पर गॉबस्टॉपर्स के जार में एक मरा हुआ चूहा डालने के बाद हेडमास्टर द्वारा बेंत से पीटा गया था। 5 जिसका मालिक श्रीमती प्रचेत नाम की एक नीच और घृणित बूढ़ी महिला थी। पांचों लड़कों ने अपनी शरारत को ग्रेट माउस प्लॉट ऑफ 1924 नाम दिया। 30 श्रीमती प्रचेत ने डाहल को मटिल्डा में क्रूर प्रधानाध्यापिका मिस ट्रंचबुल के निर्माण के लिए प्रेरित किया और एक शरारत इस बार ट्रंचबुल के पानी के जग में पुस्तक में भी दिखाई देगी। 31-32 दो विश्व युद्धों के बीच ब्रिटिश स्कूली बच्चों के बीच गोबस्टॉपर एक पसंदीदा मिठाई थी और डाहल ने अपने काल्पनिक एवरलास्टिंग गोबस्टॉपर में उनका उल्लेख किया था, जिसे चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री में दिखाया गया था। 33 डाहल को वेस्टर्न सुपरमेयर में सेंट पीटर बोर्डिंग स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। उनके माता पिता चाहते थे कि वे एक अंग्रेजी पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करें और ब्रिस्टल चैनल पर नियमित नौका लिंक के कारण यह निकटतम साबित हुआ। सेंट पीटर्स में डाहल का समय अप्रिय था। उसे घर की बहुत याद आती थी और वह हर हफ्ते अपनी मां को पत्र लिखता था, लेकिन कभी भी अपनी नाखुशी उसके सामने प्रकट नहीं करता था। 1967 में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने उनके सभी पत्रों को सहेज कर रखा था। 3-4-2016 में उन के जन्म के शताब्दी वर्ष को चिह्नित करने के लिए उन्हें BBC रेडियो 4 की बुक ऑफ द वीक के रूप में संक्षिप्त रूप में प्रसारित किया गया था। 35 डाहल ने अपनी आत्मकथा बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड में सेंट पीटर्स में बिताए अपने समय के बारे में लिखा है। 36 कॉन्कर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन ब्रिटेन और आयरलैंड में पारंपरिक शरदकालीन बच्चों का खेल, जो हॉर्स चेस्टनट पेड़ों के बीजों का उपयोग करके खेला जाता है, डाहल ने याद किया। 8, 9 और 10 साल की उम्र में कॉन्कर्स ने नीरस शरद ऋतु के दौरान हमारे जीवन में धूप ला दी थी। 37 रिप्टन स्कूल रेप्टन स्कूल डर्बीशायर डाहल ने 1929 से 1934 तक डर्बीशायर के रेप्टन स्कूल में पढ़ाई की। 1929 से जब वह 13 वर्ष के थे, डाहल ने डर्बीशायर के रेप्टन स्कूल में पढ़ाई की। डाहल ने उत्पीड़न को नापसंद किया और अनुष्ठानिक क्रूरता और स्थिति वर्चस्व के माहौल का वर्णन किया, जिसमें छोटे लड़कों को बड़े लड़कों के लिए निजी नौकरों के रूप में काम करना पड़ता था, जो अक्सर भयानक पिटाई का शिकार होते थे। उनके जीवनी लेखक डोनाल्ड स्टरोक ने डाहल के प्रारंभिक जीवन के इन हिंसक अनुभवों का वर्णन किया है। 38 डाहल ने अपने लेखन में इनमें से कुछ गहरे अनुभवों को व्यक्त किया है, जो क्रूरता और शारीरिक दंड के प्रति उनकी नफरत से भी चिह्नित है।
39। दाहल की आत्मकथा बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड के अनुसार माइकल नाम के एक दोस्त को हेडमास्टर जेफरी फिशर ने बेरहमी से पीटा था। उसी पुस्तक में लिखते हुए दाहल ने प्रतिबिंबित किया, अपने पूरे स्कूली जीवन के दौरान मैं इस तथ्य से स्तब्ध था कि मास्टर्स और सीनियर लड़कों को सचमुच अन्य लड़कों को घायल करने की अनुमति दी गई थी, और कभी-कभी बहुत गंभीर रूप से। मैं इससे उबर नहीं सका। मैं इससे कभी उबर नहीं पाया। 40 फिशर को बाद में कैंटरबरी का आर्कबिशप नियुक्त किया गया और उन्होंने 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ताज पहनाया। हालांकि दाहल के जीवनी लेखक जेरेमी ट्रेगलोन के अनुसार 41 फिशर के रेप्टन छोड़ने के एक साल बाद मई 1933 में बेंत की मार पड़ी। हेडमास्टर वास्तव में जेटी क्रिस्टी थे, जो हेडमास्टर के रूप में फिशर के उत्तराधिकारी थे। दाहल ने कहा कि इस घटना के कारण उनके मन में धर्म और यहाँ तक कि भगवान के बारे में भी संदेह पैदा हो गया। 42 उन्होंने बेंत की क्रूरता को बच्चों के प्रति हेडमास्टर की शत्रुता का परिणाम माना, एक ऐसा रवैया जिसे दाहल ने बाद में अपनी डार्क फंतासी द विट्स में ग्रैंड हाई विच के रूप में वर्णित किया। उपन्यास के मुख्य प्रतिपक्षी ने कहा कि बच्चे बहुत अच्छे हैं। वोल्टिंग। 37। दाहल को अपने स्कूल के वर्षों में कभी भी विशेष रूप से प्रतिभाशाली लेखक के रूप में नहीं देखा गया था। उनके एक अंग्रेजी शिक्षक ने उनकी स्कूल रिपोर्ट में लिखा था, मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो इतनी दृढ़ता से ऐसे शब्द लिखता है जिसका अर्थ इच्छित उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत होता है। 43वां असाधारण रूप से लंबे थे। वयस्क जीवन में उनकी ऊंचाई 6 फीट 6 इंच 1.98 मीटर थी। 44 दाहल ने क्रिकेट, फुटबॉल और गोल्फ सहित खेल खेले और उन्हें स्क्वैश टीम का कप्तान बनाया गया। 45 साहित्य के प्रति जुनून के साथ साथ उन्होंने फोटोग्राफी में रुचि विकसित की और अक्सर अपने साथ एक कैमरा रखते थे। 20 रेप्टन में उनके वर्षों के दौरान कैडबरी चॉकलेट कंपनी कभी-कभी विद्यार्थियों द्वारा परीक्षण के लिए स्कूल में नई चॉकलेट के बक्से भेजती थी। 46 दाहल ने एक नई चॉकलेट बार का आविष्कार करने का सपना देखा था जो स्वयं श्री कैडबरी की प्रशंसा जीतेगी। इसने उन्हें अपने बच्चों की तीसरी किताब चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री लिखने और अन्य बच्चों की किताबों में चॉकलेट का उल्लेख करने के लिए प्रेरित किया। 47 अपने बचपन और किशोरावस्था के दौरान दाहल ने अपनी अधिकांश गर्मी की छुट्टियां नॉर्वे में अपनी मां के परिवार के साथ बिताईं। उन्होंने बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड में उन यात्राओं की कई सुखद यादों के बारे में लिखा, जैसे कि जब उन्होंने अपनी सौतेली बहन के मंगेतर के पाइप में तंबाकू की जगह बकरी का गोबर डाला था। 48 उन्होंने नॉर्वे में अपनी छुट्टियों की केवल एक दुखद स्मृति नोट की। लगभग 8 साल की उम्र में उन्हें एक डॉक्टर द्वारा अपने एडेनोइड्स को निकालना पड़ा। 49 उनका बचपन और समरसेट में मिड्समर नॉर्टन और आसप आस के गांवों में केरोसिन बेचने की पहली नौकरी बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड में विषय है। 50 स्कूल के बाद अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद अगस्त 1934 में दाहल ने आरएमएस नोवा स्कोटिया पर अटलांटिक को पार किया और ब्रिटिश पब्लिक स्कूल एक्सप्लोरिंग सोसाइटी के साथ न्यूफाउंडलैंड के माध्यम से पदयात्रा की। 51-52 जुलाई 1934 में दाहल शेल पेट्रोलियम कंपनी में शामिल हो गए। यूनाइटेड किंगडम में 2 साल के प्रशिक्षण के बाद उन्हें पहले मोम्बासा, केन्या, फिर ब्रिटिश उपनिवेश तांगानिका, अब तंजानिया का हिस्सा, में दार ए सलाम में नियुक्त किया गया। 53 दाहल ने अपनी आत्मकथा गोइंग सोलो में बताया है कि केवल 3 युवा अंग्रेज इस क्षेत्र में शेल कंपनी चलाते थे, जिनमें से वह सबसे छोटे और कनिष्ठ थे। 54 पूरे क्षेत्र में केवल 2 अन्य शेल कर्मचारियों के साथ वह एक रसोइये और निजी नौकरों के साथ दार ए सलाम के बाहर शेल हाउस में विलासिता में रहते थे।
तांगानिका में ग्राहकों को तेल की आपूर्ति के काम के दौरान उन्हें अन्य वन्यजीवों के अलावा काले मांबा, सांप और शेरों का सामना करना पड़ा। 53 लड़ाकू विमान चालक। डाहल का उड़ने वाला हेलमेट। डाहल का चमड़े का उड़ने वाला हेलमेट ग्रेट मिसेंडेन में रोनाल्ड डाहल संग्रहालय और स्टोरी सेंटर में प्रदर्शित है। अगस्त 1939 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की आशंका थी, अंग्रेजों ने दार ए सलाम में रहने वाले सैकड़ों जर्मनों को घेरने की योजना बनाई। डाहल को किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, जो अस्करी पुरुषों, स्वदेशी सैनिकों की एक पलटन की कमान संभाल रहे थे, जो औपनिवेशिक सेना में सेवा कर रहे थे। 55 नवंबर 1939 में डाहल सेवा संख्या 774022 के साथ एक एयरक्राफ्टमैन के रूप में रॉयल एयर फोर्स (आरएएफ) में शामिल हुए। 56 दार ए सलाम से नैरोबी तक 600 मील (970 किलोमीटर) की कार यात्रा के बाद उन्हें 16 के साथ उड़ान प्रशिक्षण के लिए स्वीकार किया गया। अन्य पुरुष, जिनमें से केवल 3 ही युद्ध में जीवित बचे, डी हैविलैंड टाइगर मौत में 7 घंटे और 40 मिनट के अनुभव के साथ उन्होंने अकेले उड़ान भरी। 57 डाहल ने अपनी उड़ानों के दौरान केन्या के वन्य जीवन को देखने का आनंद लिया। उन्होंने इराक में बगदाद से 50 मील 80 किलोमीटर पश्चिम में आरएएफ हब्बानिया में उन्नत उड़ान प्रशिक्षण जारी रखा। हॉकर हट्स पर 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद डाहल को 24 अगस्त 1940 को एक पायलट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें एक स्क्वाड्रन में शामिल होने और दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार माना गया था। 56-58 एक ग्लोस्टर ग्लैडिएटर विमान। डाहल ग्लोस्टर ग्लैडिएटर उड़ा रहा था जब वह लीबिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्हें नंबर 80 स्क्वाड्रन आरएएफ को सौंपा गया था, जो अप्रचलित ग्लोस्टर ग्लैडिएटर्स को उड़ा रहा था, जो आरएएफ द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला आखिरी बाइप्लेन लड़ाकू विमान था। डाहल को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें हवाई युद्ध या ग्लैडिएटर्स उड़ाने में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। 19 सितंबर 1940 को डाहल को अपने ग्लैडिएटर को अबू सुएर, मिस्र में इस्माइलिया के पास से मेरसा मात्रेय के 30 मील 48 किलोमीटर दक्षिण में 80 स्क्वाड्रन की आगे की हवाई पट्टी तक चरणों में उड़ाने का आदेश दिया गया था। अंतिम चरण में उसे हवाई पट्टी नहीं मिली और ईंधन कम होने और रात होने के कारण उसे रेगिस्तान में उतरने का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 59 हवाई जहाज का ढांचा एक चट्टान से टकराया और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डाहल की खोपड़ी टूट गई और उसकी नाक टूट गई, वह अस्थायी रूप से अंधा हो गया था। 60 वह खुद को धधकते हुए मलबे से दूर खींचने में कामयाब रहा और बेहोश हो गया। उन्होंने अपने पहले प्रकाशित काम में दुर्घटना के बारे में लिखा। 60 डाहल को विश्वास हो गया कि दुर्घटना में उसके सिर पर लगी चोट के कारण उसकी रचनात्मक प्रतिभा में निखार आया। 61-62 डाहल को बचाया गया और मेरसा मात्रेय में प्राथमिक चिकित्सा चौकी पर ले जाया गया, जहां उसे होश तो आ गया, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं आई। मस्तिष्क में भारी सूजन के कारण वह 6 सप्ताह तक अंधे रहे। 63 उन्हें ट्रेन से अलेक्जेंड्रिया के रॉयल नेवी अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्हें एक नर्स, मैरी वेलेंड से प्यार हो गया। दुर्घटना की आरएएफ जांच से पता चला कि जिस स्थान पर उसे उड़ान भरने के लिए कहा गया था वह पूरी तरह से गलत था और उसे गलती से मित्र देशों और इतालवी सेनाओं के बीच नो मैन्स लैंड में भेज दिया गया था। 6-4 एक हॉकर तूफान MK1। हॉकर हरिकेन MK1 वह विमान प्रकार जिसमें डाहल ग्रीस के ऊपर हवाई युद्ध में शामिल हुआ था। फरवरी 1941 में डाहल को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उन्हें उड़ान कर्तव्यों के लिए पूरी तरह से फिट माना गया। इस समय तक
80 स्क्वाड्रन को ग्रीक अभियान में स्थानांतरित कर दिया गया था और एथेंस के पास एलुसिना में स्थित किया गया था। स्क्वाड्रन अब हॉकर हरिकेन से सुसज्जित था। तूफान उड़ाने के 7 घंटे के अनुभव के बाद डाहल ने अप्रैल 1941 में भूमध्य सागर के पार एक प्रतिस्थापन तूफान उड़ाया। यूनानी अभियान के इस चरण तक आरएएफ के पास ग्रीस में केवल 18 लड़ाकू विमान थे, 14 तूफान और 4 ब्रिस्टल ब्लेनहेम हल के बमवर्षक। डाहल ने 15 अप्रैल 1941 को चार्ल्स शहर के ऊपर अकेले उड़ान भरते हुए अपनी पहली हवाई लड़ाई में उड़ान भरी। उसने 6 जंकर्स जू 88 पर हमला किया जो जहाज़ों पर बमबारी कर रहे थे और एक को मार गिराया। 16 अप्रैल को एक अन्य हवाई युद्ध में उसने एक और जू 88 को मार गिराया। 65 तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो देखनी है यानी एक तरह से मूवी देखनी है तो आप एक तरह से प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बाकी आपने ले रखा है तो आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों ये एक तरह से यूट्यूब और साथ ही साथ ये एक तरह से प्ले मूवीज़ पर रेंट पर भी अवेलेबल है। वहाँ से जाकर भी आप इसे रेंट पर लेकर देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरी टोटल अपडेट इस फैक्ट स्टोरी सारी कुछ डिटेल इस मूवी के बारे में आपको बताई। तो आप भी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।